गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, फटाफट फटाफट आ जाओ। जल्दी बताओ कैसे हो सब? बढ़िया हो? आके अपना जो प्रथा है भाई रेगुलर की, वो प्रथा फॉलो करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये वीडियोस क्या करें, देख पाए। लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम लाइक और शेयर करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का क्या मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। सो गाइस, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बता देना बाद में, ठीक है। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने वही टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या करी थी और डिटेल में डिस्कस करी थी। और उसके साथ साथ बेसिकली हमने कल लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी क्या करा था, स्टार्ट करा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सो हमने बोला था कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इट सेज दैट कि इफ यू आर कंज्यूमिंग वन बाय वन एडिशनल यूनिट्स, ठीक है, एक के बाद तुम यूनिट्स क्या करते जाते हो, अगर कंज्यूम करते जाते हो, एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो, सो जो एडिशनल बेनिफिट दैट मीन जो मार्जिनल यूटिलिटी तुम लोगों को मिलती है उन पर्टिकुलर यूनिट से, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस बहुत डिटेल में करे थे। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस करे हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्सप्लेनेशंस देखे थे कि भाई क्या बोलते हैं, आप डिपेंड करता है ये ऐसा क्यों होता है। रैशनल है और एक्सप्लेनेशन जो लिखा है इसका मतलब होता है कि व्हाई डिमिनिशिंग यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, क्यों डिमिनिशिंग यूटिलिटी डिक्रीजिंग है। सो भाई वो बोलता है कि जैसे जैसे तुम अगर यूनिट्स कंज्यूम करते जाओगे सो तुम्हारी उस पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए इंटेंसिटी जो है, तुम्हारे वांट्स की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स मतलब अर्जेंसी है, मतलब जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करे थे। फिर उसके बाद हमने मेन तो कल ग्राफ देखे थे, और ग्राफ में हमने ये देखे थे कि जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है, वो एक ही पॉइंट से क्या होता है, स्टार्ट होता है। वाई एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है? उसका सिंपल सा रीजन है कि जब टोटल फर्स्ट एट वेरी फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो एट वेरी फर्स्ट यूनिट टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसी वजह से वो दोनों का जो ग्राफ है वो स्टार्ट एक ही पॉइंट से होता है। वो अलग बात है कि जो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है वो बढ़ने की तरफ जाता है और जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है वो कम होने की तरफ जाता है। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, मार्जिनल क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। लेकिन टोटल भी जो बढ़ रही है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। लेकिन जब टोटल कांस्टेंट हो जाएंगी ये पॉइंट पे, इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट, कहां गया भाई, हाँ ये पॉइंट, इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट, जब टोटल क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो जब टोटल कांस्टेंट हो गई तो तुम्हारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके अपोजिट में आपको दिख रही है वो क्या है, जीरो है। और हमने बोले थे कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी किसको क्रॉस करते हुए नीचे जाती है, एक्स एक्सिस को कट करते हुए नीचे जाती है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि जब वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो एट दैट टाइम वो कट वाले पॉइंट पे, मतलब दिस पॉइंट पे, गेटिंग माय पॉइंट, ये पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, जीरो है। और जब वो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, जब वो क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो नीचे होने का मतलब क्या हो गया कि योर मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट, नेगेटिव, और तुमको क्या मिल रहा है, डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम पैरेलल, सामने में एकदम अपोजिट में, कि टोटल कांस्टेंट, मार्जिनल जीरो। टोटल कम हो रही है, एक सेकेंड, हाँ सीरीज चालू हो जाती बीच बीच में, मालूम नहीं इसको क्या है, ठीक है। तो ये जब टोटल कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा छोटा करता हूं मैं इसको, जब टोटल कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, नेगेटिव है। ये देखो यहाँ टोटल कम होना चालू हुई, यहाँ से मार्जिनल क्या होना चालू हो गई, नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल्ड में डिस्कस कर लिए थे, बट उसको और आगे पढ़ेंगे, अभी बचा है, खत्म नहीं हुआ है, ग्राफ्स के आगे भी है। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इस मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के, ठीक है, ये क्यों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी माना जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सिग्निफिकेंस बोलो या बेसिकली उसकी एप्लीकेशंस बोल लो, एक ही बात है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्या एप्लीकेशंस है, क्या पर्पस है? क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऑलवेज थ्योरेटिकल बातें नहीं करते हैं, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऑलवेज एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि भाई किस तरीके से ये कहां पे किस तरीके से क्या होगा, अप्लाई होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
सो फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बोलता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस क्या करता है, फॉर्म करता है। यानी बेसिकली अगर डिमांड अगर हमको किसी चीज की निकालनी है सो बट ऑब्वियस सी बात है कि उस चीज की सबसे पहले हमको क्या निकालनी पड़ेगी, हमको उस चीज की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। उसी के बाद हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या निकाल सकते हैं, डिमांड निकाल सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक बेसिस है। एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन। जब प्राइस बढ़ती है सो क्वांटिटी डिमांड क्या होना चालू हो जाती है, कम होना चालू हो जाती है। तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर उतना ही अमाउंट पे करना चाहता है जितना उस पर्टिकुलर गुड से उसको क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर चीजें क्या होती है, वेरी होती है। मेरे को पर्टिकुलर कोई और चीज से ज्यादा मजा आता होगा तो मैं उसके लिए ज्यादा पे करने को तैयार हूं, बट अगर इसको नहीं आता है ज्यादा मजा तो ही इज नॉट रेडी टू पे मोर, वो नहीं है ज्यादा पे करने के लिए तैयार। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो चेंज होता है। बट बेसिकली ये रीजन ये होता है कि जब तुम्हारी प्राइस बढ़ती है तो तुमको ये लगता है कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर चीज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आई एम रेडी टू पे 40 रुपीज, ओके, because I am getting 40 rupees की utility. But if you are charging 50 rupees to me, if you are charging 50 rupees, then I am not ready to pay 50 rupees. Then I am not ready to pay 60 rupees, 70 rupees, 80 rupees for that particular product. और if I am ready to pay, मैं उतनी क्वांटिटी क्या नहीं करूंगा, परचेस नहीं करूंगा। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मेरे लिए उस पर्टिकुलर चीज से जो मेरे को यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो उतनी ज्यादा यूटिलिटी डिराइव नहीं हो रही है कि मैं उसके लिए 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए क्या करूं, पे करूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रही है, नहीं समझ रही है बात? ये बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आ जाता है लॉ ऑफ मार्जिनल। तो यहां पे ये बात बोली थी कि एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, क्योंकि भैया हम उतना अमाउंट पे करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए प्राइस अगर बढ़ रही है तो लोग वो चीज खरीदना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि उनको उतने पैसे में वो चीज नहीं पुराएंगी, उनको उतनी यूटिलिटी उस पर्टिकुलर चीज से नहीं मिल रही है। सो देख लिया आपने किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड का क्या बनता है, बेसिस बनता है। उल्टा भी हो सकता है, प्राइस अगर कम हो रही है सो हम ज्यादा परचेस करेंगे बिकॉज आई एम रेडी टू पे 50 रुपीज फॉर दैट। इफ वो प्रोडक्ट मेरे को 40 में मिलेगा तो आई एम तो मोर देन हैप्पी, मैं सेकेंड टाइम भी खरीदूंगा। इफ वो 30 में मिलेगा तो आई एम मोर देन हैप्पी, मैं थर्ड टाइम 20 में मिलेगा तो मैं फोर्थ टाइम भी खरीदूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से यहाँ पे ये लॉ ऑफ डीएमएनयू क्या होता है बेटा, अप्लाई होता है। दूसरा, लॉ ऑफ डीएमएनयू इंडिकेट दैट द प्राइस एंड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब व्हाट इज दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? मेन टॉपिक का आज का डिस्कशन ही वही है। लॉ ऑफ डीएमएनयू इंडिकेट्स दैट द प्राइस एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जो लॉ ऑफ डीएमएनयू है ये प्राइस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताता है बोलते हैं। और उसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, तो उसको क्या बोलता है, कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहेगा जब उसकी प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब व्हेन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ही इज गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, सेम अमाउंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट उसके लिए वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी उसकी सेम है सो वो पॉइंट पे क्या है, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब ये होता है बेटा कि एट दैट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे अगर कोई बंदा है सो वो पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से बंदा अब नीचे जाना नहीं चाहता, ऊपर भी नहीं जाना चाहने की इच्छा है उसकी और ना नीचे जाने की इच्छा है। ये उसके लिए एक परफेक्ट चीज है, एक वो परफेक्ट पॉइंट है, परफेक्ट प्राइस है। यहां की अगर मैं बात करूं तो ना वो उसको इतनी कोई लालच है, इच्छा है कि वो इसके ऊपर जाए, और ना उसको इससे नीचे आने की क्या है, इच्छा है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम कब होता है लॉ ऑफ डीएमएनयू में, जब प्राइस और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम जिसको बोलते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि व्हेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विल अचीव। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब होता है, जब प्राइस इज इक्वल्स टू क्या रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी रहता है। हम और उसको देखेंगे, उसमें कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो भी देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे। समझ में आई बात? चलो, लॉ ऑफ DMNU is also useful to explain the concept of consumers equilibrium। हम देखते हैं, बस ये 4-5 पॉइंट खत्म करते हैं, फिर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे नीचे जाके। टेंशन मत लो,
ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे 4-5 पॉइंट खत्म हो तो फिर देखते हैं। प्राइस एंड एमयू मूव टुगेदर अप एंड डाउन। जो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों एक साथ अप और डाउन क्या करते हैं, मूव करते हैं। इफ प्राइस चेंजेस एमयू विल ऑल्सो चेंज करस्पॉन्डिंगली। बोले एक चीज समझ लो, अगर उस चीज की प्राइस चेंज हो रही है तो उस चीज की मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होंगी, चेंज होंगी। सर कैसे मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होंगी, कैसी बात कर रहे हैं भाई, तुम लोग खुद ही तो मार्जिनल यूटिलिटी को इन कार्डिनल अप्रोच इन टर्म्स ऑफ मनी क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। और इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करने के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करने के लिए तुम खुद ही तो प्राइस का सहारा ले रहे हो। तुम खुद ही तो ये बात बोल रहे हो कि आई एम रेडी टू पे 100 रुपीज, दैट सिंपली मीन्स आई एम गेटिंग 100 रुपीज की यूटिलिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट। इफ प्राइस डिक्रीजेस 90 रुपीज, सो आई एम सेइंग कि भाई प्राइस 90 रुपीज होगी, ओके नाउ आई एम रेडी टू पे 90 रुपीज बिकॉज आई एम गेटिंग 90 रुपीज की यूटिलिटी और 80 रुपीज की यूटिलिटी। सी हम मेजर ही किसके साथ कर रहे हैं, प्राइस के साथ ही कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। सो बट ऑब्वियसली बात है दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंगली क्या होंगे, चेंज होंगे। ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो करस्पॉन्डिंगली दोनों क्या होंगे, साथ में चेंज होंगे। उसका भी आपको डायग्राम में दिखाई देता हूं, नहीं तो फिर बाद में आप चिल्लाओगे, बोलेंगे सर क्या क्या। ये देखो, आपको ये 2 मिनट इसको खत्म करते फिर वो चार्ट पे चले जाते हैं, अजम्पशन उसके बाद पढ़ लेंगे, ताकि आपको कंज्यूमर सरप्लस, इक्विलिब्रियम, मूव टुगेदर, अप डाउन, ये चीजें कंसेप्ट अच्छे से एप्लीकेशन प्रैक्टिकली समझ में आए। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी वेरीज इनवर्सली विद द सप्लाई। एक पॉइंट आया, ध्यान से मार्क करना। बोले एमयू जो है वो सप्लाई के साथ इनवर्सली क्या होता है, वेरी करता है। इनवर्सली वेरी करने का मतलब क्या हो गया, इनवर्सली वेरी करने का मतलब भाई बहुत सिंपल हो गया कि अगर एमयू बढ़ रहा है दैट मीन्स सप्लाई कम हो रहा है, अगर सप्लाई बढ़ रहा है दैट मीन्स एमयू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी नथिंग बट हमारी जरूरत, हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट, हमारी जरूरत, हमारे वांट्स की जरूरत। तो अगर सप्लाई बढ़ते जाएगा, बहुत सप्लाई बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस ही बात है कि मेरी जरूरत अब क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। मेरी जरूरत क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी कि बढ़ती जाएंगी। तुम्हारे को किस चीज की ज्यादा जरूरत रहती है, मेरे को सोच के बताना, किस चीज की ज्यादा जरूरत रहती है। जो चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है, भरपूर अवेलेबल है, उन चीजों की तुमको ज्यादा जरूरत रहती है, या जो चीज तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, कम है, उस चीजों की तुमको ज्यादा जरूरत रहती है, उस चीजों की तुमको ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। दैट मीन्स तुमको कौन सी चीज अगर मिलती है तो तुमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज्यादा मजा आएगा। कौन सी चीज, इन दोनों में से कौन सी जो तुम्हारे पास इजीली अवेलेबल है, बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, उससे ज्यादा मजा आएगा, या तुम्हारे पास जो चीज अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, उस चीज से तुमको ज्यादा मजा आएगा। तुम खुद प्रैक्टिकली सोच के बताओ, बाकी छोड़ो, बाकी बातें तुम खुद सोच के बताओ। ये बात छोड़ दो थ्योरेटिकल बातें। सर बट ऑब्वियसली बात है जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसमें उतना सेटिस्फैक्शन, उतनी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है या जो चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं है उन चीज़ों से हमको क्या मिलेंगी, ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेंगी। इसीलिए बोला जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट वेरीज inversely with the supply. When supply increases your marginal utility decreases, when supply decreases your marginal utility, your requirement, your need, your satisfaction after getting that particular thing is increasing. Are you getting my point? If the supply of a commodity is greater, its MU will be less. This means that item which are in abundance. What is meant by abundance? In large quantity. Abundance मतलब in large quantity. मैं भी in large, मैं quantity लिख रहा हूँ, सॉरी, in large quantities. Clear? So MU varies inversely with the supply. If the supply of a commodity is greater, it simply means कि MU will be less when supply is more. If supply is less, MU will be more. Are you getting my point? तो MCQ पूछ सकता है पेपर में, लॉजिक पता रहेगा ना तो पेपर में खुद से भी बना लोगे। पेपर में अगर उसने क्वेश्चन दे दिया the supply of a commodity is greater when its MU will be less, बस ट्रू और फॉल्स बताओ। अगर तुमको कंसेप्ट मालूम है तो तुम इसका आंसर सोच के कर सकोगे। एकदम से भले नहीं कर पाओगे क्योंकि याद रहेगा तभी कोई भी चीज तुम एकदम से टिक कर देते हो, बट अगर याद नहीं है, भूल गए,
बट कंसेप्ट तुम्हारे को पता है हर चीजों का, तो तुम कुछ सोचोगे नहीं कि देखो सर ने बताए थे सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ज्यादा है, मतलब हमारी जरूरत अब उन चीजों की उतनी ज्यादा नहीं है। सर ने एग्जांपल भी दिए थे कि भाई कोई चीज अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई तुमको बहुत ही बाबू सोना करता है, ठीक है, तो उसकी इज्जत थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन कोई अगर तरसाता है तो उसकी इज्जत क्या हो जाती है भाई, बहुत बढ़ जाती है। इज्जत ना बढ़े लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाता है आफ्टर गेटिंग हिम और हर, बहुत बढ़ जाता है। समझ गए ना इनडायरेक्टली, डायरेक्ट ज़्यादा नहीं समझा सकता बस। तो एमयू ऑफ अ गुड्स इंक्रीजेस एज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विद द कंज्यूमर इंक्रीजेस। ये क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि एमयू है गुड्स का, जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड्स की, वो बढ़ती है अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है कंज्यूमर्स के पास इंक्रीज होते हैं। बोल रहा है कोई भी गुड्स की जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है किसी और गुड्स का, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है किसी और गुड्स का, जस्ट लाइक यहां पे बेसिक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल कोई भी आइटम का है उससे फर्क नहीं पड़ता, पेपर और पेन। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर पेपर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, पेपर की गुड्स मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो यहां पे बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, यानी पेपर की अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बट ऑब्वियस सी बात है पेन की भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। सर ऐसा क्यों? भाई तू पेपर लेगा, देखो पेपर की जरूरत ज्यादा पड़ रही, पेपर ज्यादा से ज्यादा तो यूज कर रहा है, तो पेपर क्या सर पे बांधेगा, पेपर पे लिखेगा ना कुछ, तो लिखने के लिए देखो पेन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब तेरी यूटिलिटी पेपर की ज्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है तेरी किसकी भी ज्यादा ही रहेंगी, पेन की भी ज्यादा रहेंगी। रिपीट करता हूं मैं, अगर तेरी यूटिलिटी पेपर की ज्यादा है, पेपर की ज्यादा यूटिलिटी है, मतलब क्या हो गया, पेपर की यूटिलिटी ज्यादा है, भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा पेपर चाहिए, ठीक है, क्या करेंगे पेपर का, सर पे बांधेगा, लिखेंगे ना उसके ऊपर। सो पेन इंक इनकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी और बढ़ेंगी, कुछ ज्यादा छायने होंगे, अति छायने होंगे, बोले हम प्रिंटर में डालेंगे बोले, और प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालेंगे बोले, तो भाई इंक, पेन की बदले इंक बोल ले तू, या तो पेन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी या तो इंक की, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो वो बोल रहा है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ एक गुड्स की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ रही है, एक गुड्स की अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, इज्जत ज्यादा है, उससे वो लेके सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि उसी के दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी क्या रहेंगी, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा रहेंगी। तो पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वेरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब दोनों जो चेंज होती है, बढ़ती है, कम होती है, वो एक डायरेक्शन में जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। थोड़ा सा हट के बोल दिया ना, सुनना इजी है बस। डायरेक्शन मतलब क्या, अगर पेपर की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो पेन की ज्यादा रहेंगी, पेपर की कम है तो पेन की भी कम रहेंगी, पेपर की ज्यादा है तो पेन की भी ज्यादा रहेंगी, पेपर की कम है तो पेन की भी कम रहेंगी। मतलब क्या हो गया मेरे राजा, मतलब बहुत सिंपल सा हो गया, मतलब बहुत सिंपल सा हो गया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, जाते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। अगर एक ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा होगा, एक कम है तो दूसरा भी कम होगा। क्लियर? ओके। उल्टा इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अच्छा तुमको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ, मैं शायद मेरी गलती होगी, आई एम रियली सॉरी। कुछ साइंस वाले बच्चे होंगे, है ना, मेरे दिमाग से उतर गया, सॉरी। मैं क्योंकि जनरली ये चीज़ डिमांड में समझाता हूँ, बट ठीक है यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, वहाँ पे डिटेल में समझेंगे, यहाँ समझ लो ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आए। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो एक साथ यूज होते हैं, जिनका अलग अलग कोई यूज नहीं है, जो हमेशा एक साथ यूज होंगे, ठीक है, दोनों का जरूरत आपको एक साथ पड़ेगी। पेट्रोल और बाइक, बिना पेट्रोल की बाइक कोई काम की नहीं है, बिना बाइक के पेट्रोल कोई काम का नहीं है, तुम पियोगे तो नहीं ना पेट्रोल, समझ में आई बात। तो बिना पेट्रोल के ना बाइक काम की है, ना बिना बाइक के पेट्रोल काम का है, तो दोनों यूज होंगे, साथ में ही यूज होंगे, एक साथ ही क्या होंगे, यूज होंगे। तो जो दो चीजें एक साथ यूज होती है उस टाइप के गुड्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साथ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक साथ है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है अपोजिट गुड्स, या बेसिकली अपोजिट गुड्स बोलना गलत है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव गुड्स, जिसमें कंपटीशन रहती है। या तो तुम चाय पियोगे, या तो तुम कॉफी पियोगे, या तो तुम पेप्सी पियोगे, या तो तुम कोका कोला पियोगे। नहीं मैं पेप्सी और कोका कोला दोनों पीऊंगा एक साथ, नहीं मैं तो चाय और कॉफी का मिक्स करके मिला के बढ़िया पीता हूं, बोले वाहियात बात है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑल्टरनेटिव गुड्स।
ऑल्टरनेटिव मतलब या तो ये या तो ये, या तो हमारे साथ पढ़ोगे अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके बताना अच्छा लगता है क्या, ठीक है, या तो किसी और के साथ जाके पढ़ोगे। समझ में आ रही है बात? या तो किसी और के साथ जाके पढ़ोगे, उसमें क्या, तो हम क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए एक दूसरे के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वो क्या बोलता है कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग होती है, बट ऑब्वियसली बात है, देखो क्या बोलता है यहाँ पे, ये बोलता है कि एमयू ऑफ गुड्स डिक्रीजेस एज द क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विद द कंज्यूमर इंक्रीजेस। यानी एक जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक जो मेरे पास गुड्स है, सपोज मेरे पास चाय है, टी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए वही वाले लेते हो ताकि आपको बाद में याद रहे। मेरे पास टी है, ठीक है, तो टी की मार्जिनल यूटिलिटी, जरूरत, नीड, वांट्स, इंटेंसिटी कम होती जाएंगी अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफी ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, अवेलेबल है, या उसकी क्वांटिटी मेरे पास क्या है, ज्यादा है। सोच के देखो, प्रैक्टिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर तुम्हारे पास बहुत क्वांटिटी में कॉफी अवेलेबल है, क्वांटिटी ऑफ कॉफी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि टी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। सर क्यों? अरे भाई तेरे पास क्वांटिटी अगर तू कॉफी की बढ़ा रहा है, दैट मीन्स तू कॉफी पीना प्रीफर कर रहा है ना। तो देखो कॉफी की अवेलेबल जब तेरे पास ऑलरेडी है, जब तेरे पास ऑलरेडी कॉफी अवेलेबल है, तो तू चाय के पीछे मगजमारी क्यों करेगा, अनलेस एंड अनटिल तू प्रवीण चौधरी है, वो चाय लवर है, प्रवीण चौधरी सर आपके चाय लवर है, अनलेस एंड अनटिल वो है, समझ, पीसी सर है आपके, क्योंकि वो चाय लवर है, बोले अपने को कॉफी वॉफी नहीं चलती, बोले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एक नॉर्मल बंदा मेरे समान जिसको दोनों में से जो पिला दे मैं पी लेगा भाई, अपने कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। सो पॉइंट क्या है कि दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ना, तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर तुम्हारे पास दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है, सो बट ऑब्वियस सी बात है एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, क्योंकि अब तुम्हारे को उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन, मजा उन चीजों से नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास दूसरे वाले सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, क्लियर। अजम्पशन इसके बाद पढ़ते हैं। चलो पहले थोड़ा सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मजा करा देता हूँ, तुम्हारे को जन्नत की सैर करा देता हूँ, फिर तुमको चिलर वाला पढ़ा दूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऐसा लगना चाहिए ना यार हमको कुछ आता है। मजाक कर रहा हूँ, ये भी आएंगे रे भाई, चिल्लर है ये, टेंशन नहीं लेने का। क्या बोलता है, थोड़ा सा तसल्ली, शांति। ये तो एक काम करूँ क्या, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, एक काम करते कि क्या अजम्पशंस निपटा के नेक्स्ट लेक्चर में ये ले लूँ। 2 लेक्चर तो लगाऊंगा मैं, छोटे छोटे 2 लेक्चर तो लगाऊंगा, जानबूझ के लगाऊंगा, उल्टी ना कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन समझा दिया मैंने, ठीक है। इसको पहले एक बार छोटा सा पहले रिवाइज करते, फिर अजम्पशंस पहले पढ़ते, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते, उल्टी ना आ जाए, ठीक है। या एक काम करते, पहले अजम्पशंस पढ़ लेते, एक्सेप्शंस पढ़ लेते, सॉरी चेंज कर रहा हूँ, अरे आप लोगों को समझ में आया इसलिए रे, अजम्पशन और एक्सेप्शन एक बार पढ़ लेते, फिर एक साथ रिवाइज कर लेते ये पूरा पार्ट, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा क्या मिले, हेल्प मिले फॉर दैट। अजम्पशंस और एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ। अब ये क्या है, अजम्पशंस और एक्सेप्शंस टू द लॉ, विच लॉ, लॉ ऑफ डीएमएनयू। बोले कुछ अजम्पशन और कुछ एक्सेप्शंस है। अब अजम्पशंस का मतलब होता है कि भाई अगर तुमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के अंदर जो बातें बोली हुई है वो माननी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जो बातें बोली हुई है वो अगर तुम मानते हो तो वो तभी मान पाओगे, वो लॉ तभी प्रूफ होगा, वो लॉ तभी काम का आएगा जब तुम ये अजम्पशंस जो दिए हुए हैं इस लॉ के, ये अजम्पशंस सारे के सारे तुम क्या करते हो, फॉलो करते हो। मतलब ये लोगों ने कुछ अजम्पशंस मान के रखे हैं कि ऐसे ही है, तभी ये लॉ काम आएगा। अगर ये अजम्पशंस फॉलो नहीं हो रहे और तुम क्या कर रहे हो, ये लॉ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई हम गलत नहीं है, तुम गलत हो, क्योंकि तुमने अजम्पशंस फॉलो नहीं करे। यानी अगर ये अजम्पशंस फॉलो होते हैं तभी ये लॉ काम आएगा, अदरवाइज ये लॉ काम नहीं आएगा, फिर उसकी गारंटी हम नहीं देते। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये लोग बोलते हैं। मैं तो सिर्फ एक बंदा हूँ, बीच का बंदा, जो ऑथर तो मैं ही हूँ ये बुक का, लेकिन स्टिल जो कंसेप्ट और स्टूडेंट के बीच में बात क्या करता हूँ, पहुँचा देता हूँ बस, और कौन हूँ मैं। ये बड़ी बड़ी बातें तो बड़े बड़े महारथियों ने लिखी है बहुत सालों पहले, कई सालों पहले। Assumptions and exceptions to the law. The law of diminishing marginal utility will hold good only when
विल होल्ड गुड मतलब तभी एप्लीकेबल होगा, तभी काम आएगा जब ये सर्टन अजम्पशन जो दिए हुए हैं ये क्या होंगे, मेट होंगे, ये क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, तभी ये चीज काम आएंगी, अदरवाइज ये काम आने वाली नहीं है। मतलब अगर इनमें से एक भी अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो आप और आप बोल रहे हो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो बोला है वो हो ही नहीं रहा है, उसका उल्टा ही कुछ हो रहा है, तो उसमें लॉ की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है कि आपने अजम्पशंस को क्या नहीं करें, फॉलो नहीं करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब अजम्पशंस क्या बोलते हैं देखते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वो बोलता है कि जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो एक के बाद एक के बाद एक, जस्ट लाइक मैंने यूनिट कंज्यूम करा, एक पानीपुरी, दूसरी पानीपुरी, तीसरी पानीपुरी, सो भाई दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। ऐसा नहीं कि तुमने पहली बार इतना बड़ा यूनिट खा लिए, एकदम लार्ज, एकदम पूरा तरबूज सरी की पानीपुरी एक ही बार में तुमने गटक लिए, ऐसा होगा नहीं, लेकिन स्टिल तो भाई तुमको पहली पॉइंट में ही डिससेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, सेकंड पॉइंट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, सेकंड पॉइंट में तुम जाओगे नहीं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम इतू सा एकदम थोड़ा सा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब तुमको बहुत प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी है भाई क्या बोलूं मैं, इतनी प्यास लगी है, और आके तुम लोग ना एक चम्मच पानी पी रहे हो, तो तुम्हारी प्यास, तुम्हारी यूटिलिटी सेकेंड चम्मच में या सेकेंड गिलास में बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। सेकेंड चम्मच और सेकेंड गिलास में वो यूटिलिटी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि तुमने मार्जिनल यूटिलिटी का फर्स्ट वाला जो अजम्पशन है वो फॉलो नहीं करा, दैट इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज, रीजनेबल साइज, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। इफ अगर आप बहुत छोटा सा, बहुत आप थ्रस्टी हो, बहुत मतलब या बहुत हंग्री हो, आपको बहुत भूख लगी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा भूख लगी, तो आप आके इतनों से अगर कोई आइटम खा रहे हो तो आपकी उससे भूख शांत नहीं होंगी, उल्टा और बढ़ेंगी। मतलब आप जब नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होंगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होंगी, बढ़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये बोलता है कि व्हेनेवर यू कंज्यूम द पर्टिकुलर यूनिट दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज, नॉट स्मॉल नॉट सो बिग। क्लियर? ना ज्यादा स्मॉल ना ज्यादा बिग। गॉट इट? पेन कहाँ गया मेरा? हाँ, तो इट शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज। ये देखो टाइनी पीसेस नहीं होने चाहिए, ऑफ स्टैंडर्ड साइज। जो भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। सेकेंड, द प्रोडक्ट विच यू आर कंज्यूमिंग इज होमोजेनियस यूनिट्स। होमोजेनियस मतलब, होमोजेनियस का मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, एवरीथिंग शुड बी सेम। वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग एट फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सारे के सारे जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वो सारे होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब दैट शुड बी ऑफ सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, एवरीथिंग शुड बी सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले एक डेयरी मिल्क खा रहे हो, दूसरे आप 5 स्टार खा रहे हो, तीसरी आप पर्क खा रहे हो, चौथी आप फेरो रोशेस खा रहे हो, पांचवी आप, और मेरे को यार इतनी पता है, एम्पेल लिबेल खा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो तुम बोलोगे सर हम तो खा चॉकलेट ही रहे, हाँ लेकिन चॉकलेट डिफरेंट नेचर की है ना, चॉकलेट अलग अलग नेचर की है। अब हो सकता है कि जब तुमने पहले डेयरी मिल्क खाए तो किसी को डेयरी मिल्क ना पसंद हो, किसी को मंच ज्यादा पसंद हो, किसी को पर्क ज्यादा पसंद हो, सो उससे उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेंगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो अप्लाई नहीं होगा ना। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होना या नहीं होना, इसका मतलब क्या हो गया, ये अप्लाई होता है, इसका मतलब हो जाता है कि तुम एक के बाद एक अगर कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हो, सो वो कमोडिटी कंजम्पशन के साथ साथ तुम्हारी जो जरूरत है, इंटेंसिटी है, यूटिलिटी है, वो क्या होती जाती है, कम कम होती जाती है, बराबर। तो इसका मतलब होता है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, होल्ड्स गुड। और अगर तुम एक प्रोडक्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खाते जा रहे हो एंड हर प्रोडक्ट के साथ तुम्हारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है फॉर एडिशनल यूनिट, ठीक है, प्रोडक्ट बोलना गलत हो जाता है, यूनिट्स, ठीक है, वो अगर बढ़ती जा रही है, तुमने फर्स्ट खाए बढ़ गई, फर्स्ट प्रोडक्ट खाए अच्छा लगा, सेकंड अरे क्या बात है, थर्ड अरे और क्या बात है, फोर्थ अरे और क्या बात, मतलब तुम्हारी हर यूनिट के साथ यूटिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये अगर होता है तो दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑलवेज होल्ड गुड व्हेन यू आर कंज्यूमिंग होमोजीनियस यूनिट्स। होमोजीनियस यूनिट्स अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो जो एक तरीके हो, एक जैसे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई ना हो, उल्टा वो तो 101% क्या होगा, अप्लाई होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? होमोजीनियस आइडेंटिकल का मतलब लिखना होगा तो लिख लेना, बहुत जगह इको में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, योर कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। होमोजेनियस का मतलब मैंने क्या बोला, सेम साइज, सेम शेप, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी सेम।
5 रुपये वाली डेयरी मिल्क है तो दूसरी वाली भी आप 5 ही रुपये वाली डेयरी मिल्क खा लोगे, 10 या 15 या 20 या कुछ और नहीं खाओगे। क्लियर। कंटिन्यूस कंजम्पशन, देयर शुड बी नो टाइम गैप, ऐसा ये बोल रहा है। वाहियात बातें करते हैं बहुत ये अजम्पशंस, लेकिन अब क्या करें, हमको पढ़ना है। देयर शुड बी नो टाइम गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट एंड अनदर यूनिट। बोले ऐसा नहीं कि तुमने 1 यूनिट सवेरे खाया है, दूसरा यूनिट तुम शाम को खा रहे, तीसरा यूनिट परसों खा रहे, चौथा यूनिट नरसों खा रहे, छठवां यूनिट 5वां यूनिट 4 दिन बाद खा रहे और 6वां यूनिट 1 हफ्ते बाद खा रहे, ऐसा नहीं। फिर तुम बोल रहे कि मैंने जब फर्स्ट यूनिट खाया था ना तो उससे ज़्यादा मेरे को सेकंड यूनिट में मजा आया था जब मैंने शाम को खाया था। नहीं मेरे को तो थर्ड यूनिट में ज़्यादा मजा आया था मैंने जो कल खाया था। नहीं मेरे को फोर्थ यूनिट में ज़्यादा मजा आया था जो मैंने परसों खाया था। नहीं मेरे को फिफ्थ में ज़्यादा मजा आया था जो मैंने 4 दिन बाद खाया था। नहीं मेरे को सिक्स्थ में ज़्यादा मजा आया था जो मैंने 1 हफ्ते बाद खाया। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। और अगर तुम ऐसा नालायकगिरी कर रहे हो और फिर मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, 101% तुम गलत हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये बोल रहे। तो देयर शुड बी नो टाइम गैप, उनके बीच में बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं होनी चाहिए। किनके बीच में टाइम गैप नहीं होनी चाहिए? जो आपका कंटिन्यूस कंजम्पशन है। जब आप कंजम्पशन कर रहे हो तो आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक यूनिट क्या करते चलो, कंज्यूम करते चलो। मैंने अगर अभी 1 यूनिट खाई तो फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया, फिर 5वां खाया, फिर 6वां। ऐसा नहीं कि उसमें 1 घंटे का गैप, 2 घंटे का गैप। देयर शुड बी नो टाइम गैप, वो इन कंटिन्यूएशन में ही होना चाहिए, तभी ये कंसेप्ट काम आता है, अदरवाइज ये कंसेप्ट काम नहीं आता है। ठीक है। सो there should be no time gap or interval between the consumption of 1 unit and another. There should be continuous consumption. So 1 mango per day for 9 days will not have diminishing marginal utility, but 9 mangoes eaten in 1 day will covered by this law. हाँ, अगर आप हर रोज एक आम खा रहे हो 9 दिन तक तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आप एक साथ 9 मैंगो क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, खा रहे हो। नेक्स्ट, कार्डिनल अप्रोच अजम्पशन। द लॉ अप्लाइज ओनली इफ द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज एप्लीकेबल मॉनिटरी टर्म्स में अज्यूम करके। हाँ, हमको मालूम है, नहीं भी बोलते तो हमको मालूम है कि कार्डिनल अप्रोच अजम्पशन है। तुम बोलोगे सर ये अजम्पशन हमने यहाँ पे भी तो पढ़े थे, डबल सी क्यों पढ़ा रहे हो? आपको याद है ये अजम्पशन किसके थे? ये यूटिलिटी एनालिसिस और कार्डिनल अप्रोच के अजम्पशन थे, यानी ये मार्जिनल यूटिलिटी और कार्डिनल अप्रोच के अजम्पशंस थे। ये इसी कंसेप्ट के ऊपर स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है, उस लॉ के ये क्या है, अजम्पशन है। दोनों में फर्क है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये लॉ से रिलेटेड अजम्पशन वो पर्टिकुलर लॉ ने लिए हुए हैं और वो जनरल अजम्पशन है। तो कार्डिनल अप्रोच अजम्पशन होना चाहिए कि मॉनिटरी टर्म्स में मेजर होनी चाहिए यूटिलिटी, तभी ये चीज़ एप्लीकेबल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। देयर शुड बी अ कांस्टेंट इनकम, कांस्टेंट इनकम होनी चाहिए। द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, अब ये सर क्या बात होगी? बोले जब तुम कंजम्पशन कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन तुम्हारी इनकम जो है, ये तो मतलब बहुत वाहियात बात है, इनकम तो सेम ही रहेंगी, लेकिन स्टिल जब तुम कंज्यूम कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ योर कंजम्पशन योर इनकम शुड बी कांस्टेंट। वो आपकी इनकम जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट होनी चाहिए मतलब मैंने जब फर्स्ट मैंगो खाया, सर सेकंड खाया, थर्ड खाया, फोर्थ खाया, बीच में से किसी मेरे बॉस का फोन आ रहा है तुम्हारी सैलरी 4 गुना बढ़ गई, तो फिफ्थ वाला खाने से देख लेना बहुत मजा आएंगी, क्योंकि तुम्हारी एकदम से क्या बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। तो वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है भाई कि तेरी इनकम कम हो रही है, तेरी इनकम बढ़ रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि तेरी इनकम क्या है, कांस्टेंट है, तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तेरी इनकम कांस्टेंट है। तेरी जेब में अगर 50 रुपये है ना और तू 50 रुपये की लिमिटेड इनकम लेके जा रहा है और तेरे को मालूम है ये तेरे खत्म हो जाएंगे, तो तेरे को लास्ट वाली यूनिट से ज़्यादा मजा आएंगी, क्योंकि तेरे को मालूम है कि अब ये मेरे को खाने मिलेगा नहीं। तो वो बोल रहा है इनकम को बीच में मत लेके आओ आप, इनकम आपकी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो एक बार फटाफट ये पहले रिवाइज करते फिर अच्छा बचा है। देयर शुड बी कांस्टेंट टेस्ट एंड फैशन। द हैबिट एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। इफ द कंज्यूमर टेस्ट और लाइकिंग फॉर एन आइटम इंक्रीजेस विद एन एडिशनल कंजम्पशन देन द लॉ विल नॉट होल्ड गुड। अब ये क्या बोल रहा है कि आपका जो टेस्ट और फैशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए वो चेंज हो जाए। आपने फर्स्ट खाया यूनिट है ना और उसके बाद से आपका टेस्ट ही चेंज हो गया, बोले यही भगवान है, यही जीवन है, बोले यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही मेरा टेस्ट है, यही मेरा फैशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपका जो टेस्ट और फैशन है, सेंस है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए जैसे वो पहले था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो एडिशनल यूनिट के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज होता है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन पढ़ाता हूँ, पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर एक्सेप्शन पढ़ाता हूँ। देयर आर अदर ये एक्सेप्शंस है, वो अजम्पशन से ही एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी, टेंशन मतलब।
देखो मैं गड़बड़ी बहुत कम करता हूँ, तुमको मालूम है ये बात है, ठीक है। तो मेरे को मतलब एक्सपेक्ट मत करो, तुम खुद देख रहे हो कितने इजीली स्मूथली कोर्स चल रहा है अपना। इससे ज़्यादा स्मूथली और क्या चलाऊँ, मतलब मैं मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा स्मूथली हमारा कोर्स चल रहा है, अगर तुम मेरी बात मानते होंगे तो। एक्सेप्ट कर लो, ये बात बहुत स्मूथली चल रहा है, बस तुम अपनी पढ़ाई स्मूथली चलने दो। देख लेना तुम लोग पेपर में फोड़ के आओगे, एकदम इतना खतरनाक फोड़ के आओगे, मजा आ जाएंगी। ये एक पहली बात बोला कि लॉ, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, लॉ ऑफ डीएमएनयू की एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है कि ये बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, ये बेसिस है एज प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी गोज डाउन, क्योंकि तुम्हारी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाएंगी, उसकी कम होती जाएंगी, यू आर नॉट रेडी टू पे डैश व्हाट अमाउंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब तुम्हारी प्राइस इज इक्वल्स टू क्या रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी रहती है। दूसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूजफुल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये काम आता है, जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में, ठीक है। प्राइस एंड एमयू मूव टुगेदर अप और डाउन, अगर प्राइस चेंज हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है एमयू भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आपने एमयू को मेजर करने का तरीका ही किसको मान के रखा है, प्राइस को मान के रखा है। सप्लाई के साथ एमयू क्या होता है, इनवर्सली वेरी करता है, मतलब सप्लाई अगर ज्यादा है तो आपका एमयू क्या रहेगा, कम रहेगा, सप्लाई अगर कम है तो आपका एमयू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपकी जो जरूरत है वो क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। क्लियर। एमयू ऑफ गुड्स इंक्रीजेस एज द क्वांटिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विद द कंज्यूमर इंक्रीजेस। एमयू है जो गुड्स का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जो उसकी क्वांटिटी है, सॉरी माय मिस्टेक, एमयू जो है गुड्स का इंक्रीज हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, अगर दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पेपर परचेस कर रहे हैं। सो बट ऑब्वियस बात है एमयू जो किसका है, आपके पेन का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पेपर अकेले कोई काम नहीं आएंगे विदाउट पेन। एग्जाम्पल के लिए पेन, इंक, वॉट एवर यू टेक। एमयू ऑफ गुड्स डिक्रीजेस एज द क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विद द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एमयू है बोलता है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एमयू। ऑलवेज रिमेंबर कि सब्स्टिट्यूट, माय मिस्टेक, ऑलवेज रिमेंबर सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्वांटिटी, अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके पास क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, सो आपकी उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो जरूरत है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मेरे पास कॉफी की डिमांड, सप्लाई बढ़ती जा रही है, या कॉफी की जो कंज्यूमर कॉफी की जो क्वांटिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। कॉफी की क्वांटिटी अगर इंक्रीज करे जा रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, अब मेरी चाय की जो जरूरत है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी है, नीड है, वो क्या होती जाएंगी, कम कम होती जाएंगी। सो दिस इज द केस। नेक्स्ट बात आती है अजम्पशंस, हमने देखे कि जो अगर ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एकदम बड़ा भी नहीं होना चाहिए बोले और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस यूनिट्स होने चाहिए। होमोजीनियस यूनिट्स मतलब क्या, होमोजीनियस यूनिट्स का मतलब क्या होता है, तुम खुद मेरे को बताओ। होमोजीनियस यूनिट्स का मतलब होता है द आइटम शुड बी ऑफ, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट शुड बी ऑफ सेम साइज, सेम कलर, सेम टेस्ट, एवरीथिंग शुड बी सेम। नेक्स्ट, दे शुड कंज्यूम कंटिन्यूस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है आपका वो टाइम गैप नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस कंजम्पशन का मतलब ऐसा नहीं कि एक अभी खाए, दूसरा बाद में खा रहे, तीसरा 3 दिन बाद खा रहे, नहीं, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि हमको 9 दिन में 9 मैंगो नहीं खाने, हमको एक साथ एक ही दिन में क्या करने हैं, मैंगोज कंज्यूम करने हैं, तभी ये कंसेप्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। मैं रिवाइज करा रहा हूँ बार बार, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच, बट ऑब्वियस ही बात है कि ये कंसेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब कार्डिनल अप्रोच क्या होगा, कंसेप्ट लगेगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट लगेगा, मॉनिटरी फॉर्म में आप यूटिलिटी को मेजर करने की क्या करोगे, बात करोगे, तभी ये कंसेप्ट क्या होगा, लगेगा। इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द लॉ विल नॉट होल्ड, मैं मिस्टेक, सॉरी, नीचे पॉइंट दूसरा था वो बताना रह गया। और द इनकम शुड बी कांस्टेंट, जो इनकम है वो क्या रहनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है या आपकी इनकम कम हो रही है तो उस पीरियड में जब आप कंजम्पशन कर रहे हो, सो फिर ये लॉ उस समय काम नहीं आएगा। अन्य टेस्ट एंड फैशन शुड ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। क्लियर, यस और नो गाइस। जैसे मैं इसको बार बार रिवाइज कराता हूँ ना, इसका रीजन पता है क्या रहता है कि आप लोग भी रिवाइज करने का यही तरीका समझो, अपनाओ, ठीक है। अब तुम खुद देखो कि हमारा फर्स्ट यूनिट जो था, पूरा चैप्टर नहीं बोलूंगा उसको, मैं फर्स्ट यूनिट बोलूंगा। ऐसे हमारे टोटल 5 यूनिट्स है। 5th वाला यूनिट तो समझ लो बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, मतलब उसको 3 दिन भी 4 दिन बहुत हो गए, जबरदस्ती मैं खींचूंगा तो खींचूंगा, ऐसा है। बट बीच के जो यूनिट्स है वो बड़े हैं। अब सेकेंड यूनिट के अंदर 2 पार्ट्स है, एक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आप मॉड्यूल भी देखोगे वो, और एक इसके बाद आएगा लॉ ऑफ डिमांड। तो उसमें से थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, बेसिकली ये पूरा यूटिलिटी वाला चैप्टर, ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर का एक पार्ट है, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में कितना भी मैं खींच लूँ, मैं जबरदस्ती का खींच रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को रिवाइज होते जाए बार बार, आप लोगों को अच्छे से समझ जाए इसीलिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो गाइस, हमारा कोर्स जो पेज में चल रहा है ना, मैं हमेशा वही चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी वही पेज में चले।
इसीलिए मैं कभी ज़्यादा या कम ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एक नॉर्मल पढ़ाता हूँ कि आप उतना घर पे जाके खुद से भी क्या कर लो, पढ़ लो। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आगे जब चैप्टर्स आएंगे ना बेटा, तो उन चैप्टर्स में आप लोगों को पीछे का पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। ये आप अपने दिमाग में बात अच्छी तरीके से बैठा लो। यानी ये लेक्चर, स्टार्टिंग के लेक्चर्स अगर आप लोगों को छोटे हैं, आपके पास टाइम मिल रहा है, आपके पास मालूम है इतना ही पढ़ने का है, तो आप इसको यहीं पढ़ लो। ऐसा मत इसको रखो बैकलॉग के तौर पे कि आप इसको आगे पढ़ो। आप नहीं पढ़ पाओगे डिमांड, या जब आप प्रोडक्शन और कॉस्ट वाला एक चैप्टर पढ़ोगे, मार्केट पढ़ोगे ना, तब आप पीछे का कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, नहीं मिलेगा आपको समय, अनलेस एंड अनटिल आप रिवाइज कर रहे हो, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टिल आपके पास उतना समय नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट अपने आप में ही काफ़ी टाइम आपके क्या कर लेंगे, ले लेंगे पढ़ने में। तो जहाँ पे छोटे चैप्टर्स है, छोटे कंसेप्ट्स है, तो वो टाइम पे बैकलॉग मत क्रिएट करना, मेरी बस ये रिक्वेस्ट है। मेरे साथ साथ अगर आप पढ़ते चलोगे तो आप लोगों को क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई कि हम ये चैप्टर क्या कर दे, खत्म कर दे, फिर हम एक नहीं, चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी, चैप्टर ये नेक्स्ट लेक्चर में खत्म नहीं होगा, माय मिस्टेक, मैं बोलना भूल गया। ऑर्डिनल अप्रोच भी एक सी वाला पार्ट बचा है, जो भी 1-2 दिन और लेगा, तो मे भी 2 लेक्चर और लगे, मैं एक मिस्टेक, भावना में बह गया मैं बहुत। नेक्स्ट लेक्चर में ये बी पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक ऑर्डिनल अप्रोच बचा है, सी पार्ट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, एंड आफ्टर दैट फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? बट स्टिल जो पॉइंट था वो समझ गया ना, बैकलॉग क्रिएट मत करा करो। स्टिल अच्छा लगता हो लेक्चर पढ़ाने, अच्छा लगता हो तो कमेंट करके बताया करो, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।